हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 8 जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये इस चैप्टर का वीडियो 6 है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लीज फाइनेंसिंग क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वो हम सब डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल फिट CBSE पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने को मिले। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लीज फाइनेंसिंग क्या होते हैं। अ लीज इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी दैट इज़ द ओनर ऑफ द एसेट्स ग्रांट्स द अदर पार्टी टू यूज़ द एसेट्स इन रिटर्न फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट। यानी एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है लीज फाइनेंसिंग, जिसमें जो एक पार्टी होती है यानी जिसके एसेट्स होते हैं, यानी जो दूसरी पार्टी को एसेट्स देता है और जो खुद ओनर होता है एसेट्स का वो दूसरी पार्टी को एसेट्स यूज़ करने के लिए देता है, और जो दूसरी पार्टी होती है वो प्रॉमिस करती है कि वो उसे पीरियोडिक पेमेंट देती रहेगी। यानी जब तक वो गुड्स को यूज़ करेगी तब तक वो कुछ कुछ समय बाद उन्हें पेमेंट करती रहेगी उन एसेट्स के लिए। द पार्टी पेज अ फिक्स्ड पीरियोडिक अमाउंट कॉल लीज फॉर यूजिंग द एसेट्स। और जो ये अमाउंट पे करती है दूसरी पार्टी पहली पार्टी यानी ओनर को, वो कहलाता है लीज, क्योंकि वो उनके एसेट्स यूज़ कर रही है। तो जो लीज फाइनेंसिंग है उसमें आप किसी और के एसेट्स यूज़ कर सकते हैं, बस उन्हें थोड़ा पीरियोडिक पेमेंट आपको करना पड़ेगा। जो लीज कहलाता है वो आप पे करके दूसरों के एसेट्स यूज़ कर सकते हैं और अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। तो अब हम लीज फाइनेंसिंग के जो मेरिट्स हैं वो देख लेते हैं, यानी जो एडवांटेज हैं। तो जो पहला है वो है लोअर इन्वेस्टमेंट। इट एनेबल्स द लेसाई। लेसाई वो होता है जो एसेट्स लेता है और पीरियोडिक पेमेंट करता है जिसके जो ओनर एसेट को उसको, टू एक्वायर द एसेट्स विद लोअर इन्वेस्टमेंट। यानी कुछ लोग सोचते हैं कि जो अगर वो फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे प्रोडक्शन के लिए तो बहुत ज़्यादा उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पर अगर वो लीज पर ले लेंगे ये एसेट्स तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो लोअर होगी और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि लो इन्वेस्टमेंट करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड है वो है फ्यू फॉर्मेलिटीज़। वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड सिंपल डॉक्यूमेंटेशन मेक्स इट ईजियर टू एक्वायर एसेट्स थ्रू लीज फाइनेंसिंग। तो लीज फाइनेंसिंग में बस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है लेसाई और लीजर के बीच में, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं और कितना पेमेंट करना है वो, और जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वही बहुत कम होती हैं। तो अगर आपको लीज पे कोई एसेट चाहिए तो बहुत आसानी से आप उसे ले सकते हैं। थर्ड एडवांटेज है वो है नो रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस। द रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस इज बोर्न बाय द लेसर। दिस अलाउज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू लेसर टू रिप्लेस द एसेट्स। लेसर यानी जिसके एसेट्स हैं वो होता है जो यानी एसेट देता है लेसर को पीरियोडिक पेमेंट के बदले। तो ऑब्सोलेंस यानी अगर एसेट को कुछ ख़राब हो जाता है या एसेट पुराना हो जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेसर यानी जो ओनर होता है वो लेता है, और इसके लिए जो लेसर होता है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एसेट को कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेसर ले लेता है, और जो फिर लेसर होता है वो एसेट को रिप्लेस करके लेसर को वापस देता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ था। यानी अगर जितने समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस बीच में अगर कुछ एसेट को खराबी हो जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेसर ले लेता है और एसेट को रिप्लेस करके देता है लेसर को। फोर्थ है लोअर टैक्स। लीज रेंटल्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द लेसर बिफोर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स विच रिजल्ट्स इन लोअर टैक्स पेमेंट। यानी जो लीज रेंटल्स यानी जो पेमेंट किया है, पीरियोडिक पेमेंट दिया है लेसर को, लेसर ने एसेट्स को यूज़ करने के लिए, वो सारा जो पैसे होते हैं वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के पहले। तो जिसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि जो टैक्स पेमेंट है वो कम करना पड़ता है लेसर को। तो अब हम लीज फाइनेंसिंग के जो डीमेरिट्स हैं यानी डिसएडवांटेजेस है वो देख लेते हैं। तो जो पहला डीमेरिट है वो है रेस्ट्रिक्शन। A lease arrangement may impose many restrictions on the use of the asset. The lessor may not be able to alter or modify the asset. यानी अगर आप किसी और के एसेट्स यूज़ करते हैं, यानी जो लेसर है उसका जो लेसर एसेट्स यूज़ कर रहा है तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन जो लेसर है वो पुट कर देता है एसेट के यूज़ में। जो लेसर होता है वो कुछ भी ऑल्टर या मॉडिफाई नहीं कर सकता है एसेट को, जैसा एसेट उसे लेसर ने दिया है उसे वैसा ही यूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Normal business operations may be affected in case the lease contract is not renewed. यानी आपने एसेट्स जो लीज पर लिए थे तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिन्यू नहीं किया तो जो लेसर होगा वो सारे एसेट्स हैं अपने पास वापस ले जाएगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यूड नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो बिज़नेस के ऑपरेशंस थे वो अफेक्ट होंगे, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है और जो एसेट्स हैं वो लेसर वापस ले जा चुका है। थर्ड जो डीमेरिट है वो है नो ओनरशिप। द लेसर नेवर बिकम्स द ओनर ऑफ द एसेट। इट डिप्राइव्स हिम फ्रॉम द सेल ऑफ अ एसेट। तो जो ओनरशिप है वो कभी भी लेसर को नहीं मिल पाती एसेट्स की, क्योंकि जो एसेट्स रहते हैं उसने लीज पे लिए हैं लेसर से और जितने समय के लिए हैं उतने के लिए उसने पेमेंट कर दिया है। फोर्थ है हायर पे आउट।
A lease contract may result in higher payout obligation in case the asset is used for a long period of time or the asset is not useful। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें आपको अगर आप एसेट खरीद लेते हैं उससे भी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, यानी अंत में देखें तो इसका हायर पे आउट हो जाता है और जो ओनरशिप है वो भी आपको एसेट की नहीं मिलती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी आप बहुत समय के लिए एसेट यूज़ कर लेते हैं, तो जो बीच बीच में जो छोटे मोटे खराबी होती रहती है एसेट में, वो सब भी जो लेसर है उसको ही बॉन्ड करनी पड़ती है और कुछ समय बाद जो एसेट होता है वो यूजफुल ही नहीं बचता। और बहुत कम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लीज फाइनेंसिंग के जिसमें जो लेसर होता है वो इन एसेट्स को वापस ले जा सके जो यूजफुल नहीं है अब, और फिर इसका जो लॉस होता है वो भी लेसर को ही पे करना पड़ता है।